हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। देखो, आज हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो देखो, जो हमारा पहला चैप्टर है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल ही सिंपल सा है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आएगा तब जब आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से, है ना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो, केमिकल रिएक्शन जो भी हम देखते हैं ना, वो हमारी क्या होती है, सारी केमिकल रिएक्शंस होती है लगभग। ठीक है, हमारे शरीर में भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, बाहर भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग भोजन पकाते हो, ठीक है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर जाके भोजन मतलब डाइजेस्ट हो रहा है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, वो भी अपना भोजन बना रहे हैं, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, लोहे के जंग लग गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि हाँ, कि कौन सी केमिकल रिएक्शन और कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। भैया हमें ये देखना हो कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, नए सब्सटेंस बनेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, नई। ठीक है, यदि नए सब्सटेंस बने, नई प्रॉपर्टी आई, तो कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, नहीं तो फिजिकल रिएक्शन है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, अब देखो, जो हमारे पास रिएक्शन होगी ना, उसमें क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। देखो, दो वर्ड आएंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। सारे बच्चे बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ लेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। बिल्कुल ही सिंपल सा है। देखो, जैसे कि मेरे पास कोई एक चीज है ए, दूसरी चीज है बी, मैंने इन दोनों को पकड़ा। ठीक है, इन दोनों को मैंने पकड़ा और पकड़ के मिला दिया, और जब इन दोनों को मिला दिया, मैंने कर दिया इस प्रकार से, तो एक नई चीज बन के आ गई। जैसे कि एक चीज आई सी और एक चीज आई डी। तो देखो, पहले दो अलग चीज थी और अब दो नई चीज आई आई ना। देखो, तो देखो, किन दो चीजों को मिलाया स्टार्टिंग में, इन दो चीजों को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स, कि जिनसे हमने रिएक्शन करा, जिनको आपस में मिलाया और इनको मिलाने से नई चीज, ये दो नई चीज आई। जो नई चीज आई ना, जो नई चीज आई बन के, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट। समझे? तो देखो, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंसेस जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और भैया, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उनके टेक पार्ट लेने से, आपस में मिलने से जो नई सब्सटेंस बन के आए ना, उनको क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट से हमेशा क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट। या दूसरी बात आप यूं भी याद रख सकते हैं, ये जो एरो है ना, एरो का इस साइड, ये कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, एरो के लेफ्ट साइड हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के राइट साइड हमेशा प्रोडक्ट होते हैं। ओके, जैसे कि एक रिएक्शन की बात करूं, यदि मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। सारे बच्चे पहले 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे, पता होगा, एलिमेंट्स एंड उनके एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एलिमेंट का नाम और सिंबल भी कर लेंगे याद सभी, कि भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये वाले पता सभी को लिख रखे हैं नोटबुक में। नहीं लिख रखे तो आप अपनी बुक की हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक आप लोगों की याद होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स के नाम और सिंबल। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O। ठीक है, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, O2 की फॉर्म में। तो हम बात करेंगे Mg प्लस O2 जब करेंगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। फॉर्मूले बनाने आप लोगों ने 9th क्लास में सीख लिए होंगे। ठीक है, अब कभी भी मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा ना, तो उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या होगा, MgO, याद रखेंगे ना। ठीक है, इसमें हम रिएक्शन ही पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा। बस एक, अब देखो, MgO आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड याद हुआ या नहीं हुआ, बताओ, MgO, बस बात खत्म। कभी भी अब मैग्नीशियम ऑक्साइड आए, हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा, MgO रहेगा। ओके, तो ये यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, बताओ, हमारे रिएक्टेंट्स हैं। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो नई चीज बन के आई ना, वो हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बस, तो केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें नई सब्सटेंस की क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए, और प्रॉपर्टी भी क्या है, उसकी नई प्रॉपर्टी है। ओके, देखो, जैसे कि मैं एक रिएक्शन और लिखूं, मैंने लिखा
H2 प्लस O2 इट गिव्स H2O। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन। बताओ हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। ऑक्सीजन भी क्या होती है? गैस। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है ना। देखो मेरे पास हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन, दोनों को मिलाया, पकड़ के मिला दिया मैंने, तो नहीं तो जिन चीजों को मिलाया उनको तो क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और इन जब दो चीजों को मिलाया तो नई चीज क्या बन के आई? वाटर। तो ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट। और फिर एक बात बताओ, केमिकल रिएक्शन है या नहीं? क्योंकि देखो पहले दो चीज अलग थी, एक नई चीज बन के आ गई, तो जब भी नई चीज बनेगी ना तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? केमिकल रिएक्शन। ओके, देखो हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, बट वाटर तो लिक्विड होता है। एक नई चीज आई ना, नई प्रॉपर्टी आई, तो इतना सारे बच्चे समझ गए कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। ओके, अब एक पर्सन आता है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हमने एक रिएक्शन करवाई कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई। एक बात अब याद रखेंगे, जिनकी भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने का मतलब होता है बर्न करना। ठीक है, किसी चीज को जलाना। ठीक है, ऑक्सीजन कहां से आता है? एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, एयर के साथ रिएक्शन करवाना है मींस बर्न करवाना। तो जितनी भी यदि हम बर्न करवाएंगे ना, तो जब भी किसी चीज को बर्न करते तो बताओ हीट क्या होगी? बाहर निकलेगी। बाहर निकलती है ना हीट। ठीक, इस बात के ऊपर बाद में देखेंगे। उसके बाद जब हमने इसको जलाया तो किसकी फॉर्मेशन हुई? मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। तो पर्सन ये आता है, ये जो मैग्नीशियम होता है ना, हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं इसको। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में आप लोग देखना, एक मतलब एक रिबन टाइप में होता है। ठीक है, एक वायर सा होता है मैग्नीशियम का। तो पर्सन आता है कि जब हम ना मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं ना, मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, बर्न करवाएंगे, तो पर्सन आता है कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है? हम मैग्नीशियम को एक सैंड पेपर से साफ करते हैं। सैंड पेपर एक प्रकार का पेपर होता है जिससे कि उस रिबन को हम साफ कर दें। तो देखो जो हमारा मैग्नीशियम को हमारी लैब के अंदर रखा हुआ, अब वो रखा हुआ है, उसके ऊपर अब क्या जम गई? काफी सारे रस्ट के पार्टिकल जमा हो गए। ठीक है, और एयर भी प्रेजेंट है वहां पे। एयर में क्या है? ऑक्सीजन। और वो जो एयर है वो मैग्नीशियम की सरफेस के ऊपर क्या करती है? अटैक करती है। ठीक है, अटैक करके उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, कौन सी प्रोटेक्टिव लेयर? मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, तो यदि उस लेयर को हमने हटाएंगे नहीं ना, तो जो हमारा मैग्नीशियम रिबन वो अच्छे प्रकार से रिएक्शन शो नहीं करेगा, मींस अच्छे से नहीं जलेगा। इसलिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? जलाने से पहले साफ करते हैं। देखो अब हम देखते हैं कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी ना, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। यदि कोई प्रोसेस हो रही है, ठीक है, कोई रिएक्शन हो रही है, और उसमें हमने उसके अंदर हमें इनमें से कोई भी चीज देखने को मिल जाए। ठीक है, एक तो मिलेगी, दो भी मिल सकती है, तीन भी मिल सकती है। ठीक है, मीन्स एक चीज हो कम से कम, तो वो हमारी कैसी प्रोसेस होगी? केमिकल प्रोसेस, मीन्स केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, क्या हो? या तो इवोल्यूशन ऑफ ए गैस हो, मीन्स हम कोई चीज करवा रहे हैं, किन्हीं दो चीजों को मिलाकर उसमें से कोई गैस बाहर निकल रही है, तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट, हमने किन दो चीजों को मिलाया और देखा कि प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन हो गई। प्रिसिपिटेट समझते हो? प्रिसिपिटेट हमारे पास है कि एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? कि सॉलिड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हमने किन्हीं दो सॉल्यूशंस को आपस में मिलाया और फिर हम थोड़ी देर बाद देखा कि उसके अंदर ना कोई एक सॉलिड चीज बन गई। ठीक है, वो जो सॉलिड प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? हम प्रिसिपिटेट। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीटी भी बोल देते हैं। पीपीटी, प्रिसिपिटेट। ठीक है, सॉलिड प्रोडक्ट होता है। तीसरी, चेंज इन कलर। भैया दो चीज थी, उनका कलर कुछ अलग था, हमने मिलाया, कलर कुछ अलग हो गया, या पहले कलर था फिर कलर लेस हो गए, समझ रहे हो? तो कलर में चेंज आ गए ना, तो भी कौन सी रिएक्शन होगी? केमिकल रिएक्शन। अगला, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज आ जाए, या तो वो गर्म हो जाए, ठीक है, या ठंडा हो जाए, मीन्स टेम्परेचर में चेंज आए, या हमें हीट देनी पड़े या हीट बाहर निकल जाए। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज आता है तो भी कौन सी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। चेंज इन स्टेट, मींस स्टेट में चेंज आ जाए। ठीक है, पहले सॉलिड हो, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, फिर गैस में हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से। तो इन पांचों में से कोई भी हमें देखने को मिल सकती है, दो भी मिल सकती है। अब देखो नंबर वाइज देखते हैं सभी को एग्जाम्पल के साथ। देखिए मैं एक रिएक्शन की बात करूंगी, जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, नाम इसका जिंक, Zn का क्या होता है? जिंक। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2 हाइड्रोजन। ओके, तो जब मैंने जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई तो ZnSO4 बनी और हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या होती है कि गैस। तो जब मैं ये रिएक्शन करवाऊंगा तो गैस बाहर निकलेगी, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस होगा। तो मींस कैसी रिएक्शन है कि केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसकी? कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बाहर गई।
एक रिएक्शन मैं कर रहा हूँ पोटासियम आयोडाइड की लेड नाइट्रेट के साथ, तो पोटासियम का सिंबल के होता है और आयोडाइड का सिंबल आयोडीन आई होता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट, लेड का सिंबल पीबी होता है और नाइट्रेट NO3 होता है, ठीक है। फॉर्मूला होगा PbNO3 की ट्वाइस। ओके, देखो ये आप लोगों ने सीख रखे होंगे पहले 9th क्लास में, नहीं आते तो फिर हम अगली क्लास में जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे ना तब बता देंगे कि भैया NO3 की 2 क्यों आए, ठीक है। फॉर्मूले आप लोगों को बनाने आते तो अच्छी बात है, वरना हम जब आगे और रिएक्शंस पढ़ेंगे तब सारी बात बता देंगे कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा सा याद रखें, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 की ट्वाइस। क्या बना, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड का फॉर्मूला, लेड का सिंबल Pb और आयोडीन का I, PbI2, ठीक है। और पोटासियम का सिंबल K और नाइट्रेट का NO3, KNO3। ओके, तो जब ये रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई पोटासियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में, तो किसकी फॉर्मेशन हुई, लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट की। तो यहाँ पे जो ये लेड आयोडाइड है ना PbI2, ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है, हमें मिलेगा ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट, नीचे एक सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसके अंदर एक सॉलिड प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन है। क्या कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन हमारे पास की मैंने मेरे पास पोटासियम पर मैग्नेट होता है, ठीक है। पोटासियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक है। पर्पल कलर होता है, कैसा कलर होता है, पर्पल। इसके अंदर यदि मैं सिट्रिक एसिड डाल दूं, सिट्रिक एसिड क्या होता है, जो खट्टी चीजों में पाया जाता है। यदि मैं पोटासियम पर मैग्नेट के अंदर यदि मैं सिट्रिक एसिड डाल दूं, तो जो इसका जो पर्पल कलर है ना वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो किस प्रकार की रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन। ओके, क्योंकि कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये हमने गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ ली। ये रिएक्शन किस प्रकार की, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ये किस प्रकार की, चेंज इन कलर, ठीक है। अगले हम पढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर। यदि हम क्विकलाइन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाए ना, तो क्विकलाइन क्या होता है, इसका फॉर्मूला, ठीक है। सारा आगे आएगा, धीरे धीरे हम सारा पढ़ लेंगे। जब हम क्विकलाइन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सिलेक्ट लाइन की। अब सिलेक्ट लाइन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। आप एक जैसे आपके पास एक बीकर, ठीक है, उसके अंदर आपने क्विकलाइन डाल लिया, ठीक है। क्विकलाइन सॉलिड होता है, उसके अंदर जब आप ऊपर से वाटर डालोगे तो क्या होगा, किसकी फॉर्मेशन होगी, सिलेक्ट लाइन की। और फिर जब आप बीकर को टच करके देखोगे ना तो आपको बीकर कैसा लगेगा, हॉट लगेगा, गर्म। क्यों, क्योंकि जब हमने क्विकलाइन में वाटर डाला ना तो उससे जो रिएक्शन हुई तो उसके अंदर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। हीट बाहर निकली, और हीट बाहर निकली तो हमें वो कैसा लगेगा, गर्म लगेगा, और टेम्परेचर में क्या गया, चेंज। तो ये जो रिएक्शन इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, एक बात याद रखेंगे, जिन रिएक्शंस में हीट बाहर निकलती है वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स, कैंडल तो सभी ने जलाई होगी, ठीक है। वैक्स मतलब मोम, जो मोम होता है कैंडल का, जब हम उसको बर्न करते हैं तो, ठीक है। मोम क्या होता है हमारे पास, वैक्स क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। जब हम उसको बर्न करते हैं ना तो वैक्स के जो सॉलिड होता है वो, उसका जब कंबशन टेक्स प्लेस होता है तो वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वाटर क्या होता है, लिक्विड, और उसका जब कंबशन होता है तो वहां से CO2 गैस भी रिलीज होती है, ठीक है। और CO2 क्या होती है, गैस होती है। तो यहाँ पे जो हमारा वैक्स है वो तीनों फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो ये भी एक क्या हमारे पास है, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे स्टेट क्या हुई, चेंज, ठीक है। तो ये 5 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है, सभी बच्चों की समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जिनके समझ में वो वापिस से पढ़ लें एक बार, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखो केमिकल रिएक्शन तो हम देख चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, केमिकल रिएक्शन वो होती है जिनमें नए प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन क्या, बस कुछ भी नहीं, केमिकल रिएक्शन को यदि हम उसके सिंबल से, उसके फॉर्मूले में लिख देना, ठीक है, उसकी सिंबल्स के साथ लिख दें, तो जो केमिकल रिएक्शन उसको हम क्या बोल देंगे, केमिकल इक्वेशन। The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances is known as chemical equation, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर जो सब्सटेंसेस है उनको उनके सिंबल्स से या फॉर्मूला से यदि हम लिख दें तो हम उसको क्या कह देंगे, केमिकल इक्वेशन। देखो जिस प्रकार से हमने एक रिएक्शन लिखी थी, कौन सी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस लिखी थी, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या केमिकल रिएक्शन। अब जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। अब सारे बच्चे याद रखेंगे, देखो बता दे, और वैसे भी 1 से लेके 30 तक आप लोग याद करो। जिंक का सिंबल Zn, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, एक सब्सटेंस है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2
SO4, ठीक है। H कैपिटल, नीचे 2, कैपिटल S कैपिटल O और O कितने 4, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड अब कभी भी आएगा फॉर्मूला क्या रहेगा हमें याद, H2SO4। इट गिव्स एरो से क्या मतलब होता है कि जब ये दोनों मिले तो इन्होंने ये नई चीजें दी, ठीक है। एरो की साइड जो होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, एरो की साइड वाले हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2, ओके। तो समझ गए। आगे देखते हैं हम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे बच्चे समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये समझो कि आपके पेपर में ना 99.99% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, या रिएक्शंस को बैलेंस किस प्रकार से करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले समझेंगे कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। एक जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है ना, देखो जैसे कि मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जो अभी हमने पढ़ी कौन सी, Zn प्लस H2SO4 इट गिव्स ZnSO4 प्लस में H2, ओके। आप लोग एक बात बताओ, देख के देखो एरो किस तरफ कौन से होते हैं रिएक्टेंट, देखो ये सारे यहां से लेके यहां तक ये सारे क्या हमारे रिएक्टेंट्स है, ठीक है। कितने रिएक्टेंट, दो, एक जिंक है, एक H2SO4 है, कोई और होता तो 3 हो जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कितने हैं, प्रोडक्ट भी 2 हैं, कौन कौन, ZnSO4 और H2, ठीक है। इसमें अब हम देखते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स है ना वो कितने कितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जिंक कितना, देखो जिसके सामने कुछ भी नहीं होता ना, ठीक है, जिसके सामने कुछ भी नहीं होता, तो देखो बताओ सबका मालिक एक, तो जिसके सामने कुछ भी नहीं होता उसके सामने एक होता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं मींस जिंक कितने इस तरफ एक है, ठीक है। अब आप इस कंपाउंड में देखो H कितने, देखो H2, हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2, ठीक है। S मतलब सल्फर, सल्फर कितना, देखो सल्फर के सामने यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं तो इट मींस एक है, तो सल्फर कितने एक, O कितने, देखो 4, O4 है, O4 H2SO4, O कितने 4, ठीक है। बताओ जिंक कितने, Zn के सामने कुछ भी नहीं मींस एक, सल्फर कितना एक, O कितने 4, हाइड्रोजन कितने H2, हाइड्रोजन कितने 2, समझ गए ना। तो देखो आप लोग एक बात बताओ, जिंक कितना एक, उस तरफ भी एक, H कितने 2, उस तरफ भी 2, S कितना एक, उस तरफ भी एक, O कितने 4, उस तरफ भी 4। इट मींस इस बात का क्या मतलब हुआ कि भैया जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइड है ना उतनी ही, सॉरी, इस बात का क्या मतलब हुआ कि भैया जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट की तरफ है उतनी ही नंबर ऑफ एलिमेंट किसकी तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ, ओके। तो ये कैसी रिएक्शन हमारे पास है, बैलेंस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है, समझ गए। कि मींस भैया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ हमें क्या मिले, बराबर बराबर मिले, ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि ये बराबर बराबर है दोनों तरफ, तो इनका जो मास होगा, भैया जो जिंक का मास है उतना जिंक इस तरफ है, जितना हाइड्रोजन इस तरफ उतना हाइड्रोजन उस तरफ, समझ रहे हो। तो जो मास होता है वो भी दोनों तरफ क्या मिलेगा, हमें बराबर मिलेगा, ओके। जितना मास रिएक्टेंट की तरफ उतना ही मास है प्रोडक्ट की तरफ, ओके। अब हम देखते हैं कि अनबैलेंस रिएक्शन क्या होती है। देखो तो अनबैलेंस में क्या होगा, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो अलग अलग होंगे। देखो जैसे कि मैं लिखूं H2 प्लस O2 इट गिव्स H2O, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला है, वाटर की फॉर्मेशन हो गई। तो आप लोग देखो बताओ हाइड्रोजन कितने इस तरफ, देखो H2, H कितने 2, O कितने 2, ठीक है। H कितने 2, O कितने, अब O के नीचे भी कुछ भी नहीं, सामने भी कुछ भी नहीं, तो O कितना 1, ओके। अब आप लोग देखो हाइड्रोजन 2 बराबर, ऑक्सीजन 2, लेकिन इस तरफ तो ऑक्सीजन कितना 1, क्या बराबर हुआ, नहीं हुआ ना। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस, समझ गए। जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर बराबर तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिनमें बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न आता है बहुत जरूरी कि भैया ये जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना इनको हमें बैलेंस करना होगा, ठीक है। और बैलेंस कैसे करेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में उनको क्या कर देंगे, बराबर बराबर कर देंगे। तो बस रिएक्टेंट के एलिमेंट्स और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को बराबर करना, इट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। प्रश्न आता है कि हम क्यों करते हैं इक्वेशंस को बैलेंस, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इक्वेशंस को बैलेंस हम इसलिए करते हैं बिकॉज हमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ना उसको सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। द केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने ये बात कही थी कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कि भैया जो मैटर है ना, मैटर आप लोग समझते हो, यानी क्लास में पढ़ के आए हो कि मैटर का कुछ वॉल्यूम होता है, कुछ मास होता है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो मैटर होता है। तो मैटर को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। हम इतनी पावरफुल है कि मैटर को खत्म कर दें और बना दें, ठीक है, ये हम नहीं कर सकते। तो ये बात कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब देखो इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है, आप लोग बताओ। हाइड्रोजन 2 थे, हाइड्रोजन 2, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 थे, लेकिन ऑक्सीजन कितना मिला रिएक्शन होने के बाद? 1। तो इस बात का क्या मतलब कि भैया ऑक्सीजन कहीं पे से रिएक्शन के बीच में खत्म हो गया, क्योंकि लिए तो 2 थे, अब बना कितना? 1, खत्म हो गया ना। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कौन कहता है ये बात? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, मैटर तो खत्म हो ही नहीं सकता, ना हम बना सकते ना उसको खत्म कर सकते, इसलिए रिएक्शंस को क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो इस तरफ कितने ओ करने पड़ेंगे? 2। कितने ओ करने पड़ेंगे? 2। तो देखो क्या ऐसे लगा दूं 2? ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। H2O2 ये तो कोई एक नई चीज बन जाएगी, एक नया कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे सारे बच्चे, जब भी हम बैलेंस करेंगे, ठीक है, बैलेंस करेंगे हम इनके आगे लिख के कोई नंबर 2, 3, 4 इस प्रकार से, ठीक है, इनको हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम आगे नंबर लिख के बैलेंस करेंगे इनको, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, कभी भी इनके नीचे नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या बात रखेंगे कि भैया वार करेंगे ना तो सामने से करेंगे, है ना, पीठ के पीछे से वार नहीं करेंगे। इट मीन से ऑक्सीजन 2 करने हैं तो मैं यहां पे लिखूंगा कितना? 2। तो अब ये जो 2 मैंने लिखा ना, ये इन सभी के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। इस तरफ भी कितने? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? अब 2 तो पहले से थे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 दूनी 4। और इस तरफ हाइड्रोजन कितने? 2। तो क्या लिख दूं? 4। ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे, 4 तो कुछ होता ही नहीं है ना। नई खोज नहीं करनी ना, हाँ, नई खोज नहीं करनी हमें, तो जो है वो सही से करेंगे। तो कहां लिखूंगा बताओ, कहां वार करेंगे? सामने से। सामने क्या लिख दू? 2। तो अब हाइड्रोजन कितने होगी? 2 दूनी 4, समझे ना। अब आप लोग यूं मत कहना कि सर ऑक्सीजन भी 4 हो गए, भैया प्लस का साइन है, ये चीज अलग है इतनी और ये चीज अलग है, ओके। ऑक्सीजन कितने? 2 ही है, इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो ऑक्सीजन कितने? 2। अब हाँ यहाँ पे 2 सामने, तो ऑक्सीजन कितने? 2। हाइड्रोजन कितने? 4। हाइड्रोजन कितने? 4। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई? बैलेंस रिएक्शन। समझ गए इतना, ठीक है। आगे और करते हैं रिएक्शंस को बैलेंस किस प्रकार करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, ठीक है, कि इक्वेशंस को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास इक्वेशन उसको और ज्यादा अधिक जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आप किसी के पास गए, ठीक है, उसने पूछा कि कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, आपने नाम बता दिया, ठीक है, फिर उस केवल एक नाम से आपके बारे में क्या उसको और कुछ पता लगेगा कि आपका घर कहाँ पे, आप कौन से विलेज से हो, ठीक है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, नहीं पता लगेगा। इट मीन से आपके बारे में और ज्यादा अधिक इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिली। और अधिक इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से मिलेगी? जब आप अपना नाम बताओगे, ठीक है, अपना गांव बताओगे, क्लास बताओगे, समझ रहे हो। इट मीन से अभी तो हमने केवल सिंबल्स लिखे थे, इक्वेशन हो गई। अब उसके बारे में अधिक इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी हमें, कि हमें ये पता लगे कि जो हमने रिएक्शन ली है उसके अंदर जो एलिमेंट थे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उनकी स्टेट क्या है, ठीक है। जब हमने रिएक्शन करवाई तो टेम्परेचर में क्या फर्क आया, टेम्परेचर बढ़ा या घटा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। या जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमने कंडीशंस क्या क्या ली थी, प्रेशर हाई लिया था या लो लिया था, टेम्परेचर हाई लिया या लो लिया, या हमने कैटलिस्ट का यूज किया कि क्या चीज डाली थी, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होते हैं आपके लिए नया वर्ड है, बाद में पढ़ेंगे। कैटलिस्ट अभी आप इतना समझ के चलें कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। जो रिएक्शन से धीरे धीरे होती है, यदि हम उसमें कैटलिस्ट डालेंगे तो रिएक्शन क्या होती है, वो फास्ट गति से, ओके। तो रिएक्शंस को मोर इंफॉर्मेटिव किस प्रकार से बनाया जा सकता है, उनकी फिजिकल स्टेट को दर्शा के। फिजिकल स्टेट मतलब कि यदि कोई सॉलिड है तो हम उसके लिए क्या क्या लिख देंगे, एस, हमें पता लग जाएगा वो चीज सॉलिड है। यदि कोई लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या लिख देंगे, एल। यदि कोई गैसियस स्टेट में है कोई तो हम क्या लिख देंगे, जी, ठीक है। यदि कोई वाटर के अंदर सॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर के अंदर कोई सॉल्यूशन है तो उसके लिए हम लिखते हैं एक्वस, उसको हम एक्वस बोलते हैं, और शॉर्टकट में लिखेंगे ए क्यों, ठीक है। किसी चीज को हमने वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्वस स्टेट। कौन सी स्टेट है, एक्वस स्टेट, और डिनोट करेंगे ए क्यों से, ठीक है। गैस है तो जी से, लिक्विड है तो एल से, सॉलिड है तो एस से। जैसे कि देखो आपकी ये रिएक्शन अब तो याद हो गई होगी, Zn + H2SO4 इट गिव्स
ZnSO4 प्लस में H2 हो गई ना याद। अब देखो यहाँ पे जो जिंक है मेटल है क्या होता है सॉलिड, नीचे क्या लिख दूंगा S। तो देखो इन्फॉर्मेशन मिली ना कि भैया पहले तो इतना था जिंक, अब हमें पता नहीं जिंक क्या होता है, अब S लिखा तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सॉलिड होता है। ओके H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन होता है, मैंने लिख दिया एक क्या हूं, ठीक है पता लगा हाँ कि एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में डिसॉल्व कर रखा हमने। ZnSO4 भी कैसा होता है एक्वस, क्या लिख दूंगा नीचे एक क्या हूं। और H2 क्या होती है गैस, हाइड्रोजन क्या होती है गैस, क्या लिख दिया जी। तो देखो इन्फॉर्मेशन मिली ना, ठीक है। इसी प्रकार से हीट चेंजेस दर्शाएंगे कि भैया हीट रिएक्शन में बाहर निकली हमने दी, ठीक है। जब भी हम रिएक्शन में हीट देंगे, देखो हम देंगे तो हम लिखेंगे उसको रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है। देखो रिएक्शन हम करवा रहे ना, तो रिएक्टेंट कौन सा होता है एरो किस तरफ, यदि हम हीट दे रहे तो हीट भी तो रिएक्टेंट में यूज हुई है, तो हीट लिखेंगे रिएक्टेंट की तरफ। यदि किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकली तो हीट को लिखेंगे प्रोडक्ट की तरफ। ओके कंडीशंस लिखेंगे कि टेम्परेचर क्या था, प्रेशर क्या था, कैटलिस्ट क्या डाले, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं। देखो आगे हमारे पास है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नाम क्या होगा इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं लाइम वाटर। अब याद कर लेंगे सारे बच्चे की लाइम वाटर आ जाए आपके पास, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होगा CaOH2 या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस, ठीक है। लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH की ट्वाइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस। ओके देन उसके बाद प्लस में CO2 होता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना हमारे पास वो होता है एक्वस, स्टेट लिख दी, स्टेट दर्शा दी। CO2 क्या होती है बताओ गैस होती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्मेशन हुई ना ये हमारे पास एक व्हाइट PPT होता है, क्या होता है व्हाइट PPT। फिर आप लोग बताओ PPT क्या होता है, PPT तो सॉलिड प्रोडक्ट होता है, तो स्टेट कैसी सॉलिड और वाटर कैसा लिक्विड। ओके स्टेट दर्शा दी, रिएक्शन क्या होगी मोर इंफॉर्मेटिव। दूसरी देखें हम कार्बन प्लस O2, कार्बन क्या होता है सॉलिड होता है। ऑक्सीजन क्या होती है गैस होती है। CO2 क्या होती है गैस होती है। प्लस में हीट, इट मींस हीट यहाँ पे बाहर निकली, हीट को भी दर्शाया हमने रिएक्शन में हीट बाहर निकली, ठीक है। तो हीट को इंडिकेट करके हमने रिएक्शन को क्या किया मोर इंफॉर्मेटिव किया, ठीक है। अगला CH4 मीथेन क्या है गैस है, O2 भी क्या है गैस है, CO2 भी क्या है गैस है। और यहाँ पे जो वाटर निकलेगा ना वो भी किसके फॉर्म में होगा गैस के फॉर्म में। और प्लस में हीट एनर्जी, हीट को हम हीट एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हीट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, किसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज है। O2 क्या होती है गैस, ग्लूकोज हमारे पास कैसा है एक्वस, ठीक है वाटर में डिसॉल्व एक्वस। CO2 क्या है हमारे पास गैस, H2O क्या हमारे पास लिक्विड। और बाहर क्या निकली एनर्जी मींस हीट, ठीक है एनर्जी की फॉर्म में। ओके अब देखो आप लोग यहाँ पे इन रिएक्शंस में हीट क्या हुई है बाहर निकली है, इसमें इसमें और इसमें बाहर निकली है ना। आप लोग याद रखेंगे जिन रिएक्शंस में हीट बाहर निकलती है, ठीक है जिन रिएक्शंस में हीट इवोल्व होते, हीट इवोल्व, ठीक है मींस बाहर निकलना, वो रिएक्शंस हमारे पास कैसी होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया जिन रिएक्शंस में हीट बाहर निकलती है वो रिएक्शंस कौन सी होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। पर्सन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवोल्व मींस जिनमें हीट बाहर निकले। ओके प्रश्न आएगा कि बताओ रेस्पायरेशन किस प्रकार की रिएक्शन है, तो बताओ रेस्पायरेशन किस प्रकार की रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि रेस्पायरेशन जब होता है ना तो हम क्या लेते हैं ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज अंदर जाके ऑक्सीजन के साथ क्या होता है बर्न होता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना इट मींस बर्न करना, और जो भी बर्न होते हैं ठीक है उनको हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। कंबशन ऑक्सीजन के साथ चीज जाके जलती है बर्न होती है उसको हम कंबशन कहते हैं कि कंबशन हुआ, ठीक है। इट मींस जो जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती है ना सारे की सारी किस प्रकार की होती हैं एक्सोथर्मिक इन नेचर, मींस सभी कंबशन रिएक्शंस में हीट बाहर निकलेगी। ओके तो बताओ रेस्पायरेशन किस प्रकार की एक्सोथर्मिक, क्यों, क्योंकि तो ग्लूकोज हम खाते हैं जाके रिएक्शन हुई अंदर, तो देखो खाने से ही तो हमें एनर्जी मिलती है,
खाना अंदर गया, अंदर जाके रिएक्शन हुई, ग्लूकोज टूटा, अंदर जाके किस किस में, CO2 में, H2O में, और एनर्जी प्रोड्यूस की। तभी तो हम बोलते हैं, तभी तो हम काम करते हैं। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हम काम कर सकेंगे? नहीं करते, क्योंकि हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो खाने से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी बाहर निकलती है। जब ग्लूकोज आके अंदर रिएक्शन की तो अंदर एनर्जी को क्या किया, उसने प्रोड्यूस किया, बाहर निकाला, तो रेस्पायरेशन। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। तो रेस्पायरेशन कैसी प्रोसेस हो गई, एक्सोथर्मिक। ओके, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लेंगे सारे बच्चे, C6H12O6, किसका फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखो, मेरे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या होती है बताओ, गैस होती है। ठीक है, फिजिकल स्टेट दर्शा दी मैंने। ऑक्सीजन भी क्या होती है, गैस होती है। देखो प्लस में हीट चेंजेस भी दर्शा दिया। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, मोर इन्फॉर्मेटिव हो गई। जब इन सभी को मिलाया तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बन के आया NO। ठीक है, NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये भी क्या होता है, गैस। ठीक है, स्टेट लिख दी। अब देखो, अब की बार देखो, हीट किस तरफ है, रिएक्टेंट की तरफ है। पिछली रिएक्शंस में हीट कहां थी, प्रोडक्ट की तरफ। जब भी रिएक्टेंट की तरफ हीट होगी, इट मींस हमने हीट को दिया है। जब भी हम किसी रिएक्शन में हीट को देंगे, इट मींस जब भी, अब देखो हमने दिया और रिएक्शन ने हीट को क्या किया, लिया ना, इट मींस अब्जॉर्ब किया। जिन रिएक्शंस में हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। क्या होगी, अब्जॉर्ब। ठीक है, अब्जॉर्ब मींस रिएक्शन ने लिया। वो रिएक्शंस किस प्रकार की होंगी, वो होंगी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे बिल्कुल दिमाग के अंदर ना फिट कर लेंगे कि भैया एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर हीट क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज अब्जॉर्ब। ठीक है, हीट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स। And exothermic reactions are those reactions in which heat is evolve। ठीक है, जब हीट बाहर निकले तो एक्सो, और जब हीट अब्जॉर्ब हो तो एंडो। ठीक है, एक्सो समझो, वो अपने फैन होते हैं ऊपर, एक्सो वो हवा को बाहर निकालते, तो ऐसा कुछ करके याद कर ले कि एक्सो मींस बाहर जाना, बाहर निकलना। तो हीट बाहर निकलेगी तो एक्सो, और एंडो फिर जब हीट अंदर आएगी, मींस जब अब्जॉर्ब होगी, हम देंगे तो रिएक्टेंट की तरफ, बाहर निकली तो प्रोडक्ट की तरफ। फिट बैठ गए सभी बच्चों के, हैं बिल्कुल फिट बैठा लें भैया इस बात को। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या होता है, सॉलिड। जब हम इसको हीट देंगे, क्या दी हीट, ये टूट जाएगा। जब हीट देंगे तो ये टूट जाएगा, और टूट के क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा, सॉलिड। अब पता लग गया ना। और CO2 क्या होती है, गैस। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, ये बनेगा KClO3। के का नाम पोटासियम, पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट। ठीक है, पोटासियम क्लोरेट। देखो अब ये जो डैल है ना, डैल, देखो ये डैल, इसका मतलब होता है हीट। इस डैल का मतलब क्या होता है, हीट। हीट का सिंबल है कि हमने इसको गर्म किया। और देखो एरो पे क्या लिखा मैंने, MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड। ये जो यहाँ पे MnO2 है ना, ये क्या है भैया, ये अब हम यहाँ पे इस रिएक्शन की कंडीशन दर्शा रहे हैं कि भैया KClO3 को मैं गर्म करूंगा और साथ में क्या डालूंगा, MnO2। और जो यहाँ पे MnO2 है वो क्या है, यहाँ पे कैटलिस्ट। क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। ओके, किस किस में करना हो जाएगा, KCl क्या होगा, सॉलिड, और ऑक्सीजन क्या होती है, गैस। KCl का नाम क्या हो जाएगा, पोटासियम क्लोराइड। ओके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, NO का नाम क्या था, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला आओ CO का नाम कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो मतलब एक है ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरो के ऊपर जो मैंने लिखी ना ये कंडीशंस, ये वाली देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कंडीशन है भैया, प्रेशर ATM यूनिट होती है प्रेशर की, एटमोस्फेयर। ठीक है, 300 एटमोस्फेयर, तो क्या लूंगा मैं यहाँ पे, प्रेशर। ठीक है, ये क्या है मेरा प्रेशर। 300 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा क्या है, टेम्परेचर। और ZnO प्लस में CrO3, ये मेरा क्या है, कैटलिस्ट। ये क्या है, कैटलिस्ट। तो भैया इस रिएक्शन की ये क्या कंडीशन, इसे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि भैया CO प्लस H2 क्या बनेगा, CH3OH। कब बनाएगा, जब हम इसमें ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या कि 300 एटमोस्फेयर प्रेशर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड कैटलिस्ट डालेंगे जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। ZnO जिंक ऑक्साइड, CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड।
ओके, तो किसके फॉर्मेशन हो गई? CH3OH। CH3OH का नाम क्या होता है? जिन बच्चों ने कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ ली, नाम लिखना सीख लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उन बच्चों को तो पता होगा CH3OH का नाम क्या होता है, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है वो अपनी कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ लें, ठीक है, IUPAC नेम सीख लें, उसके बाद आप लोगों को नाम लिखना आ जाएगा। और जिन बच्चों नहीं पढ़ी है इसका नाम याद रखें, क्या होगा इसका नाम? बताओ भाई, जिन्होंने पढ़ लिया कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मिथ, ठीक है। और OH के लिए क्या लगाते हैं? ओल, OL। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथेनॉल, ठीक है। और इसका दूसरा कॉमन नेम क्या था? मिथाइल एल्कोहल, मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। तो प्रश्न आता है कि बताओ मिथेनॉल की फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे? तो हम कहेंगे कि भैया मिथेनॉल की फॉर्मेशन के लिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, प्लस में हाइड्रोजन लेंगे, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे, कैटलिस्ट डालेंगे, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? मिथेनॉल की। ओके, अब देखो आप लोग, ये जो रिएक्शन है ना, ये हमारे पास बैलेंस नहीं, इनको बैलेंस और कर दे। और जो पीछे हमने अभी पढ़ी थी, हमने उनको भी बैलेंस नहीं किया था, ठीक है, उनको भी बैलेंस कर देंगे आगे। एक बार इनको बैलेंस करो आप लोग, देखो आओ, ठीक है, बैलेंस करते हैं अब रिएक्शंस को। तो देखो आप लोग बताओ, नाइट्रोजन कितने? 2, नाइट्रोजन कितना? 1, आगे कुछ भी नहीं ना, तो आगे क्या लगा दो बताओ? 2 लगा दो। 2 लगाते क्या हो गया? बराबर। ऑक्सीजन कितने? 2, ऑक्सीजन कितने? देखो अपने आप हो गए ऑक्सीजन, तो ना बढ़िया बात हो गई। ऑक्सीजन के सामने कितना आ गया? 2। तो ये जो आगे होता है ना, ये सभी के मल्टीप्लाइंग होता है, ठीक है। और जब भी बैलेंस करेंगे तो जो हम नंबर लगाएंगे हमेशा कहाँ लगाएंगे? फॉर्मूले के आगे लगाएंगे, ना कि पीछे, ठीक है। वार कहां से करेंगे? सामने से, ठीक है, सामने लगाएंगे। 2, OB कितने? 2, NB कितने? 2, OB कितने? 2, NB 2। बहुत बढ़िया बात होगी, बैलेंस, वेरी गुड। आ जाओ नीचे, बताओ CA। देखो भैया ये पूरा है, अब यहाँ पे ना सियाने मत बनना कि भैया C अलग और A अलग, देखो है ना, आपको पता होगा एटॉमिक नंबर 20 होता है किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम का सिंबल CA, तो CA कितना? 1। चलो भैया प्रोडक्ट में CO कितना? 1, बहुत बढ़िया, बराबर। ये C कार्बन, कार्बन कितना? देखो अब इसको कार्बन मत काउंट करना, ये तो CA कैल्शियम, ठीक है, कार्बन ये है कि कार्बन, यहां तक आओ 1, यहां से चलो कोई नहीं कोई नहीं, आ गया 1, बराबर, बहुत बढ़िया। O कितने? 3, रिएक्टेंट में O3। O कितने? 1 ये रहा, और देखो 2 ये रहे, है ना। यूनिक एक साथ होनी चाहिए 3, कैसे भी हो प्रोडक्ट में 3 होने चाहिए। तो 1 ये रहा, 2 ये रहे, हो गए 3, बिल्कुल बराबर। तो रिएक्शन बराबर है, सब कुछ बराबर बराबर तो मिल गए, ठीक है। फिर से चेक कर लेना, सब बराबर बैलेंस है रिएक्शन। KCl3 K कितना? 1, K कितना? 1, बहुत बढ़िया। Cl क्लोरीन का सिंबल क्या? Cl, तो Cl कितना? 1, Cl कितना? 1, बराबर। O कितने? 3, O कितने? 2, गड़बड़ हो गई ना, 1 O कम है। बैलेंस करेंगे तो क्या लगाऊं? एक बार 2 लगा के देख लूं, देख लेते हैं, बराबर। 2 दूनी 4, अब कितने? 3, अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इसको नंबर बदल के देख लेते हैं, ठीक है। बैलेंस, यदि मैं यहाँ पे एक बार, वहां पे 2 बैलेंस में, यहाँ पे एक बार 2 लगाऊं, ठीक है, हम लगा लगा के देख सकते हैं, ठीक है। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक है। लगाओ, फिर देखो, फिर लगाओ, फिर काट दो, नहीं हुआ तो ठीक है, रफ में करते रहेंगे जब तक सही नहीं आए। सही आएगा तो फिर एकदम से लिख देंगे, ठीक है। 2 लगाया, अब वो कितने हो गए? 2 लगाते 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई में बताया ना, 3 पहले से 2 सामने, मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, इस तरफ कितने? 4। तो एक बार इसको हटा के 3 लगा दूं, 3 दूनी 6 हो गए क्या? बराबर, देखो, और 3 दूनी 6 हो गए ना, क्या रिएक्शन होगी? बैलेंस। नहीं भाई, कहां जाओगे भाग के? अब देखो जब सामने 2 लगाए तो एक बार वापस से फिर चेक करो सभी को, हमें कहां जाना है, समझ रहे हो। तो देखो जब आगे 2 लगाए तो बताओ K भी तो कितने हो गए? 2 नहीं हो गए, 2 K हो गए। इस तरफ K तो बेचारा 1 था, तो आगे क्या लगाऊं? 2 लगाऊं, 2 K, वेरी गुड। Cl कितने? 2, Cl अपने आप ही 2। O कितने? 3 दूनी 6, O कितने? 3 दूनी 6। अब काउंट कर लो सारे, सब कुछ क्या? बराबर बराबर। रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस। आई कुछ बैलेंस करनी आई तो उनको आप कर लोगे, पीछे वाले को है। चलो देखते हैं आगे। देखो CO में देखो, C कार्बन और O क्या है? ऑक्सीजन। C कितना? 1, यहां तक चेक करेंगे पूरे रिएक्टेंट्स में 1। C कितने? 1, बराबर भैया। O कितना? 1, O कितना? 1, वेरी गुड। हाइड्रोजन कितने? 2, हाइड्रोजन कितने? 3 और 1 4, बैलेंस नहीं है, तो आगे क्या लगा दूं? 2, 2 दूनी 2 से मल्टीप्लाई, 2 पहले से, 2 दूनी 4, कितने? 3 और 1 4, क्या सब कुछ बराबर? बिल्कुल बराबर। समझ रहे? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है ना, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अंदर ये रिएक्शन होती है कि भैया पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक है। CO2 क्या होगी? गैस, स्टेट दर्शा दी। वाटर क्या होगा? लिक्विड दर्शा दिया। किसकी प्रेजेंस में?
बढ़ते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, ये हमारी क्या होगी कंडीशन की भाई सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ओके, अब देखो सनलाइट ली, इट मीन से हीट ली ना, सनलाइट में भी क्या हीट है, एनर्जी है। ठीक है, पेड़ पौधों में ली है, इट मीन अब्जॉर्ब भी किए। तो बताओ फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्यों सुना है कि बताओ फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हीट अब्जॉर्ब हुई है। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हीट इवॉल्व हुई है। हो जाएगा याद। और फिर CO2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल क्या बनाएंगे, अपना भोजन। भोजन मतलब क्या बनाते हैं, अपना ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ चुके C6H12O6। और साथ में ऑक्सीजन क्या की रिलीज हमारे लिए। और ग्लूकोज क्या होता है, एक्वस। ठीक है, हो गया। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, बैलेंस करो इसको, देखो। और वो पीछे वाली आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। जो नहीं करवाई थी ना वो एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट बाहर निकल रही थी, वो रहेगी, तो आप लोग खुद कर लेंगे। जिन बच्चों को नहीं आई वो पूछ लेंगे कमेंट करके, ठीक है। इसको करते हैं बैलेंस। बताओ कार्बन कितना, 1, कार्बन कितने, 6 है ना, 6। तो लो भैया 6 लगा देते हैं, लगा दिया, कार्बन 6 हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 दूनी 12, 6 ये रही, 2 पहले से, 6 दूनी 12 और 1 13 ना। पूरे रिएक्टेंट में देखना, ये यहाँ पे देखो और भाग गए फिर उस तरफ, है ना। पूरे रिएक्टेंट में देखेंगे, रिएक्टेंट एरो से इस तरफ सारे भाई 12 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 13। यहाँ पे कितने, 6 और 2 8 8। अच्छा चलो देखते हैं, एक बार और कुछ देख लेते हैं, फिर करते हैं। हाइड्रोजन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने 12। इट मीन हाइड्रोजन कितना कर दूं, 6 करते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 दूनी 12। इस तरफ हाइड्रोजन कितने, 12। हाइड्रोजन बराबर कार्बन बराबर। अब ऑक्सीजन देखो, अब ऑक्सीजन कितने इस तरफ, 6 दूनी 12 और 6 ये हो गए 12, 18 हो गए, 18 हो गए ना। और इस तरफ कितने हैं, 6 और 2 8। मीन्स उस तरफ बढ़ाने पड़ेंगे। इस तरफ तो ऑक्सीजन 18 है मेरे पास, 18 ऑक्सीजन है। देखो कार्बन हाइड्रोजन तो बराबर होगी, कार्बन 6 C6 कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन है बस, ऑक्सीजन इस तरफ 18 है, उस तरफ 8 है। ठीक है, तो क्या करूं, यदि मैं यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 6 दूनी 12, 12 और 6 18 हो गए ना। बस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन कितने, 6 दूनी 12 और 6 ये रहे O6। इसके सामने तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस 1 है, तो O कितने, केवल 6 ही है। और 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 18। सारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। काउंट करें ना वापिस से सारे की कर। ओके, अगला देखते हैं CH4। CH4 हमारे पास क्या होती है, पढ़ चुके गैस। O2 भी क्या होती है, गैस। CO2 भी क्या होती है, गैस। वाटर क्या होता है, यहाँ पे इस फॉर्म में क्या होगा, गैस। इसमें क्या निकलेगी, हीट। ठीक है, कंबशन रिएक्शन ना, कंबशन रिएक्शन सारी की सारी कैसे होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था वो भी किस प्रकार की रिएक्शन है, बताओ, एक्सोथर्मिक। ओके, CH4 गैस, गैस स्टेट दर्शा दी, हीट दर्शा दी। ठीक है, बैलेंस और कर दो जल्दी से। कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, क्या लगा दूं, 2, 2 दूनी 4 हो गए ना हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन इस तरफ 2, उस तरफ 2 और 2 4, तो बस क्या लगा दो, 2, तो 2 दूनी 4, 2 और देखो इसके सामने 2, तो 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, टोटल कितने उस तरफ 4, इस तरफ कितने 4, होगी बैलेंस। ठीक है, अब मैंने नाम दे दिया, केमिकल रिएक्शन लिख दी, इक्वेशन लिखो, लिख दो फॉर्मूले। अब आप लोगों को ना फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना, आप लोगों को सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे और ये सारी रिएक्शन याद हो जाएंगी कि भैया ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, जब हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसको मिलाएंगे तो क्या बना, इसको मिलाए तो ऐसे क्यों बना। ठीक है, अभी थोड़ा सा याद कर लेंगे। कॉपर सल्फेट, कॉपर का सिंबल बोलो, कॉपर का सिंबल Cu। ओके, Cu, सल्फेट SO4। अब याद रखेंगे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सिंबल Na, हाइड्रोक्साइड OH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद रखेंगे NaOH। ठीक है, अब तो ये याद ही करने, याद हो जाएंगे जैसे जैसे हम रिएक्शन लिखते चलेंगे वैसे वैसे। सोडियम Na, हाइड्रोक्साइड OH अब याद होगा, कभी भी आ जाइए लिख देंगे। कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर का फॉर्मूला, कॉपर का सिंबल Cu, हाइड्रोक्साइड आ तो गया OH हो गया। बट OH कितने लगेंगे, 2 आएंगे। OH कितने आएंगे, 2। ये फॉर्मूला तो किसका, कॉपर हाइड्रोक्साइड का। ये 2 क्यों आए, 2 क्यों आए आप लोगों ने सीख रखा होगा 9th क्लास में। ठीक है, वरना अगली क्लास में सिखाएंगे कि जब रिएक्शन सीखेंगे ना कि कौन सी रिएक्शन किस प्रकार से, तब आपको बता देंगे कि ये 2 क्यों लगाने पड़े हमें। ठीक है, फिर आपको फॉर्मूला भी बनाना आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार याद कर लें, CuOH की ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस में सोडियम सल्फेट, सोडियम का सिंबल Na और सल्फेट का SO4, तो NaSO4 फॉर्मूला होगा Na2SO4।
ठीक है, Na2 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, लगाने क्यों पड़े ये अगली क्लास में बता देंगे। ठीक है, वैसे आपको आना चाहिए, 9th क्लास में आता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2SO4। नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगली क्लास में आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, ये मेरे पास रिएक्शन होगी। अब देखो क्या बैलेंस है, ये बैलेंस है। आओ देखो Cu कितना 1, Cu कितना 1, बिल्कुल बहुत बढ़िया। SO तो पूरा देख लो SO4 या अलग अलग देख लो, पूरा देख लो। SO4 अकेला है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। SO4 अकेला है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, बराबर। Na1 Na2 गड़बड़ हो गई ना, तो क्या लगा उसके सामने 2। Na2 Na भी कितने 2। ओके भैया, OH पूरा देख लो, फिर जब ये पूरा देखा हमने तो OH कितना, OH के सामने देखो 2 आ गया, तो OH कितने हैं 2। देखो ब्रैकेट है, OH की ट्वाइस है ना कि Cu, समझ रहे ना, ब्रैकेट के अंदर OH, इट मींस OH है 2 और देखो OH है 2, बैलेंस है। ठीक है, हो गई ना बैलेंस, बस 2 लगा। ये देखो आप कॉम्बिनेशन अलग अलग देखेंगे हम, तो ये अलग अलग देख लो। Cu तो एक साथ लेना पड़ेगा, कॉपर का सिंबल है। Cu अकेला बराबर। S कितना 1, S कितना 1, O कितने 4, ये भी तो काउंट करो, 4 और 1 5, इस तरफ देखो 4 और भैया O की ट्वाइस 6 हो गए, 6 हो गए ना। अच्छा जी, Na कितने बार देख लेते हैं, Na1 Na कितने 2, तो ये लो Na का क्या लगा दिया 2, तो Na2। अब देखो O कितने हो गए इस तरफ 4 ये रहे और 2 इसके सामने मल्टीप्लाई, तो 4 और 2 6, इस तरफ देखो 4 और 2 6, O भी ट्वाइस है ना, 4 और 2 6 बराबर। H कितने 2, OH की ट्वाइस है तो इसमें H भी कितने 2, तो बस 2 लगाना था, क्या हो गया बैलेंस। ओके, CSO4 हमारे पास क्या होता है, स्टेट एक्वस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस, ए क्या वो लिखेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास होता है सॉलिड PPT होता है। और Na2SO4 क्या होगा एक्वस। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सारे बच्चे समझ लेंगे कि देखो आयरन सेकंड ऑक्साइड, ठीक है, आयरन सेकंड ऑक्साइड किसको बोलेंगे, आयरन सेकंड ऑक्साइड जब ये फॉर्मूला होगा हमारे पास FeO, जब Fe होगा तो इसको बोलेंगे आयरन सेकंड ऑक्साइड। नाम इसका क्या होगा, फेरस ऑक्साइड, नाम क्या होगा इसका, फेरस ऑक्साइड। जब हमारे पास Fe2O3 फॉर्मूला होगा उसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड, और इसको क्या बोल सकते हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये सेकंड थर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे ये वैलेंसी कि जो आयरन की जो वैलेंसी है, यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 2 प्लस की 2, इसमें है +3। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, ये आप लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे आप इतना याद करके चलें कि जब भी Fe होता है ना तो वहां पे आयरन की जो वैलेंसी होगी वो होगी 2, और जब भी Fe2O3 होता तो आयरन की वैलेंसी होगी 3, या जब भी आयरन की वैलेंसी 3 होगी तो उसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड, जब आयरन की वैलेंसी 2 होगी तो नाम होगा फेरस ऑक्साइड। ओके, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला FeO, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3। ठीक है, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, इट मींस जिस कंपाउंड में आयरन की दोनों वैलेंसी हो, 2 भी हो और 3 भी हो। ठीक है, तो इन दोनों को मिला दो, जब देखो जब दोनों को इनको मिलाएंगे तो Fe और Fe2 कितने हो गए, Fe के 3 और O कितने हो गए, ये 3 ये 4, तो क्या बनेगा Fe3O4। तो जब Fe3O4 फॉर्मूला होगा तो वहां पर आयरन की दोनों वैलेंसी 2 और 3, और नाम क्या होगा, मैग्नेटिक ऑक्साइड। इतना से याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। FeO मतलब आयरन की वैलेंसी 2, नाम होगा फेरस ऑक्साइड। Fe2O3 आयरन की वैलेंसी 3, नाम होगा फेरिक ऑक्साइड। आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, इट मींस Fe3O4 फॉर्मूला मैग्नेटिक ऑक्साइड नाम। ओके, ये देखो किस प्रकार से क्या होता है कि देखो जैसे कि इस प्रकार से होता है FeO, ऑक्सीजन के ऊपर ना -2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2। ठीक है, ये सारी बातें फिर बात की थोड़ा सा आप लोग समझ लें। ऑक्सीजन पे -2 होता है, और हम क्या पढ़ते हैं, हर एक कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने के लिए प्लस भी कितना होना चाहिए, +2, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 तो आयरन पे कितना +2, इसलिए कितना है 2। ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 है यहाँ पे। इसमें बात करूं मैं तो देखो एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, तो माइनस के कितने होंगे 6। ठीक है, ये बात वैसे बता रहा हूं अलग से। ठीक है, माइनस के कितने होंगे 6, तो Fe तो प्लस के कितने होंगे, यदि माइनस के 6 है तो न्यूट्रल होने के लिए प्लस के भी कितने चाहिए 6, तभी तो +6 - 0 होगा, न्यूट्रल होगा कंपाउंड। ठीक है, तो अब Fe है कितने 2, 2 पे +6 है तो 1 पे कितना होगा +3 ना भाई, 2 पे 6 है तो 1 पे +3, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी है आयरन की +3। ठीक है, और यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे 2 भी होगी 3 भी, क्यों, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, और एक्चुअल निकालेंगे तो किस पर है कितने 3, तो 1 के हिस्से कितना आएगा 8/3। ठीक है, इतना। अब इसको करो आप लोग, आयरन प्लस टीम गिव्स आयरन सेकंड थर्ड प्लस हाइड्रोजन। आयरन का सिंबल
Fe। स्टीम वाटर को बोल रहे हैं, इट मींस कौन सी फॉर्म है वो, गैसियस फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा H2O, स्टेट क्या हो जाएगी गैस। Fe क्या होता है सॉलिड, बन के क्या आया आयरन सेकंड थर्ड, इट मींस Fe3O4 क्या होगा सॉलिड। हाइड्रोजन क्या होती है गैस। कर दिया, बैलेंस करो, एक Fe 3 Fe, क्या लगा दूं 3 हो गए Fe। ऑक्सीजन काउंट करो, एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देख लो, दो हाइड्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन 4 है, 4 लगा दो एक बार, 4 लगाते हो ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 दूनी 8, उस तरफ 2, क्या लगा दो 4, तो 4 दूनी 8, देखो सब बराबर हो गए। ठीक है, देखो इनको देखते हैं बैलेंस करना, बस लास्ट इतना ही करेंगे। हाइड्रोजन क्या होती है गैस, क्लोरीन क्या होती है गैस, HCl क्या होती है गैस। ठीक है, अब आप ये फिजिकल स्टेट को लिख लेंगे, हाइड्रोजन क्या होती है गैस, नाइट्रोजन भी गैस, अमोनिया भी गैस, मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, MgO सॉलिड। ठीक है, आप लोग कर लेना। अब देखो बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन कितने 2, क्लोरीन कितने 2, इस तरफ देखो H2 H1, Cl2 Cl1, बस क्या कर दो आगे 2 लगा दो, बराबर होगी। देखो 2 हाइड्रोजन 2, Cl2 Cl भी 2 हो गई। ये आप लोग कर लेना, ये भी कर लेना, आसान है। ठीक है, ये वाले देखो आप लोग, Al कितने, एल्यूमिनियम कितने 2, यहां तक देखेंगे पूरे रिएक्टेंट में। ठीक है, एरो की उस तरफ एल्यूमिनियम कितने 1, ठीक है भैया, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 1, क्या लगा दो आगे 2 लगा दिया। ठीक है, अब चलो आगे, सल्फर कितने, देखो या तो पूरे को एक साथ देख लो, सल्फेट को SO4 को, ठीक है, या अलग अलग देख लो, चलो अलग अलग देख लेते हैं। ये देखो SO4 की थ्राइस है, ठीक है, इट मींस SO4 की थ्राइस मींस S कितने है 3, O कितने हैं, देखो O 4 तो अंदर है और फिर 3 से मल्टीप्लाई 4 थी 12, ये बात समझना आप, SO4 3 है, SO4 3, सल्फेट 3 है, मींस सल्फर 3 है, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 12, 4 थी 12। ठीक है, अलग अलग देख लेते हैं, सल्फर 3, सल्फर कितना 1, चलो जी, ऑक्सीजन कितने 4 थी 12 और 1 देखो ये रहा 13। इस तरफ देखो ऑक्सीजन, देखो ये OH की थ्राइस, देखो AlOH की थ्राइस, ये जो OH मींस 3 बार है, तो O कितनी बार 3 बार, और देखो 2 सामने मल्टीप्लाई में, तो O कितनी बार हो गया टोटल 6 बार हो गए ना। देखो 3 तो ये रहे और 2 इसके सामने, 3 दूनी 6 और 4 ये रहे, तो 6 ये 4 ये 10 हो गए, और यहाँ पे कितना है 4 थी 12, मींस उस तरफ कम है। ठीक है, अच्छा सोडियम देखो, सोडियम 1, सोडियम उस तरफ 2, सोडियम उस तरफ कितने 2, तो एक बार 2 लगा दी यहाँ पे, सोडियम 2 हो गए, सोडियम 2 हो गए। ठीक है, सल्फर कितने इस तरफ 3, उस तरफ कितने 1, तो एक बार 3 लगा दूं, देख लेते हैं कर करके, 3 लगा दे, सल्फर 3 हो गए, सल्फर 3 हो गए बराबर। लेकिन सोडियम अब कितने हो गए, देखो 3 दूनी 6, Na2 था, Na2 2, ये 3 लगाने से कितने हो गए 6 हो गए, तो अब इस तरफ इसको हटाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, बार बार हटा के हम करके देखेंगे, क्या लगा दूं 6 लगा दे, तो Na कितने हो गए 6, अब Na कितने 6, बात बराबर, S कितने 3, S कितने 3, बात बराबर। O देखो 4 थी 12, और देखो अब इसके सामने 6 आ गया, 12 और 6 18, यहाँ पे काउंट करो, देखो 3 तो ये 2 इसके सामने, 3 दूनी 6, और देखो 4 O ये रहे, O 4 है ना, और इसके सामने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 थी 12, और देखो 3 दूनी 6, 12 और 6 18 O हो गए, 18 उस तरफ हो गई बैलेंस। हाइड्रोजन देख लो, H कितने 6, H के सामने 6 है, इस तरफ भी देखो H कहाँ गया, ये रहा, देखो OH की थ्राइस मींस H 3 तो ये रहे और 2 इसके सामने, 3 दूनी 6 बैलेंस। देखिए इसमें बैलेंस होगा। अब देखो अब कंप्लीट करके देख लो चाहिए, है ना, देखो SO4 काउंट कर लो, SO4 सल्फेट, SO4 को सल्फेट बोलते, सल्फेट कितने 3, अब देखो इस तरफ आओ, SO4 पूरा सल्फेट कितने 3, बैलेंस हो गई। Al कितने 2, Al कितने 2, एल्यूमिनियम, सोडियम कितने 6, सोडियम कितने 3 दूनी 6, OH कितना, OH के सामने 6, तो यहाँ पे देखो OH कितने 3 तो ये और 2 सामने मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 बैलेंस। तो बैलेंस करनी सभी बच्चों को आ गई होगी। ठीक है, जो रिएक्शन बैलेंस नहीं वो आप लोग कमेंट में करके पूछ लेंगे, और जिन बच्चों के समझ में आ गई यहाँ तक ये यूनिट, वो सारे बच्चे कमेंट में करके बताएंगे कि हाँ सर समझ में आ गया, जो समझ में आया वो पूछ लेंगे। और अब सबसे जरूरी बात, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, और लाइक तो कर ही दिया होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे पढ़ लेंगे इतना, ठीक है, हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर।